हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस कॉन्सेप्ट 99। और आज की जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स बोर्ड ने अपना जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है। तो आप जैसे बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 4 अप्रैल को, उसको ज़रूर उससे पहले इसे ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से कम 98% फंसता है बोर्ड का जो पेपर है, क्योंकि बोर्ड का पेपर भी है और बोर्ड का ये मॉडल पेपर भी बोर्ड का ही है। तो आप ज़रूर इसको तैयार कर लेना। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे शुरू होते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को भी देख लेना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आता है ये जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। उनमें से जो 15 मिनट हैं, 15 मिनट शिक्षार्थी को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, यानी आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं 15 मिनट। और आपका ये जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं, तो 100 नंबर का पूरा पूरा ये हो जाता है। तो यहाँ पे 3 खंडों में विभाजित होता है, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। तो यहाँ पे ये जो पहला खंड आता है ये आता है भौतिक विज्ञान का। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन से प्रतिबिंब यानी कौन से दर्पण में बन सकता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल में, या फिर अवतल अवतल लेंस द्वारा। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो है अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और बड़ा बनता है, तो यानी कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है, यानी कि जो विद्युत धारा जो बनती है उसकी युक्ति को क्या कहती हैं? जनित्र कहती हैं, या एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है जनित्र, यानी जनित्र का मतलब है जनरेटर। जनरेटर के द्वारा, जैसे कि आपको जानकारी है कि बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो चौथा MCQ है ये देख कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा किया जाता है, पक्षमापी द्वारा किया जाता है, या परितलायिका द्वारा किया जाता है, या दृढ़पटल द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आपको जो आंसर है वो है पक्षमापी द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा तैयार करके रखना है कि पक्षमापी द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षमापी द्वारा। तो अब हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दूसरा क्वेश्चन का है, वाहनों में किस प्रकार का दर्पण को पश्च दृश्य, यानी कि पश्च दृश्य का मतलब होता है, जैसे कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य का मतलब पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उन्हें ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर देना है कि किस प्रकार का क्या कहते हैं दर्पण उसमें उपयोग होता है, और यानी कि उत्तल दर्पण उपयोग होता है, तो उत्तल ही क्यों होता है। तो और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है खा आता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, ये है आपका क्वेश्चन। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने, यानी कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसे कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो वस्तु का जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी तक प्रतिबिंब बने। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे जो फिर अगला क्वेश्चन आया गा क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण भी लिखिए, यानी जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन जो आता है, ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम आपको लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दो दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरी बार में 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है। प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है कि यानी प्रकाश परावर्तन का नियम लिखना है। और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ और कैसा बनेगा, तो ये चीज़ भी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यानी अथवा में दे रखा है, लेकिन आपको अथवा वाला भी पूरा पूरा करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे की सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ये दिए गए हैं, लेकिन आपको ये भी बिल्कुल तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि लेंस क्या है ये आपको बताना है कि लेंस क्या है,
प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, यानी प्रकाशित किरणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। और उत्तर ये है उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच के यानी उत्तर लेंस, यानी यहाँ पे होगा उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से दर्शाइए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किरण आरेख से दर्शाना। ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये 4 नंबर का आया है, तो ऊपर वाला भी 4 नंबर का है। तो देखिए लेंस क्या है, ये 1 नंबर का है, और प्रकाश के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है ये भी 1 नंबर का है, और किरण आरेख जो है ये 2 नंबर के हैं। तो टोटल मिला के आपके जो हो गए ये 4 नंबर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें खा क्वेश्चन दे रखा है, खा क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको लिखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए किसी किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी कि ये दे रखा है कि प्रतिरोध जो मोटाई दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम है। लंबाई एल है और मोटाई ए है, तो इसका प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी पदार्थ परिवर्तित कर दिया तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। यानी कि लंबाई जो है वो आधी कर दी और मोटाई जो है वो दुगनी। तो यहाँ पे लंबाई को आधा कर देना है और मोटाई को दुगना कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप यानी ये सारे तैयार करने हैं, तो ये भी आप करके देख लेना। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अथवा वाला, तो अथवा का भी आपको अथवा का जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, यानी विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए एवं इसका मात्रक भी लिखिए कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। और 10 ओम और 20 ओम तथा 30 ओम, यानी ये 3 दे रखी हैं, 3 प्रतिरोध का मात्रक 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 10 ओम 20 ओम 30 ओम प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों। पहले समांतर में जोड़े गए हैं फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। यानी पहले इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है, उसके बाद इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ के इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये क्वेश्चन आपको कल पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, इसे कहीं भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये आपको ये मानिए ये क्वेश्चन ही 98% जो इसमें से आएगा उसमें ज़रूर है। देखिए विद्युत मोटर का नामांकित चित्र एवं आरेख सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। ये वाला 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर, ये आपको 7 नंबर जाने नहीं देने हैं। 7 नंबर का मतलब है करीब 1% से ज़्यादा, तो 1% से ज़्यादा आपको ज़रूर ये 1 नंबर यानी कि ये 1% नहीं जाने देनी है आपको। ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है मोटर, यानी आपको मोटर का नामांकित चित्र बनाना है, इसका आरेख सिद्धांत लिखना है और इसकी क्रियाविधि भी बतानी है। तो ये आपको पूरी तरह तैयार जरूर कर लेना है। और दूसरा यहाँ क्वेश्चन आता है, ये अथवा में है, ये भी आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। ये आता है परिनालिका किसे कहते हैं, यानी परिनालिका किसे कहती हैं। परिनालिका चुंबकीय की भांति कैसे व्यवहार करती है, परिनालिका किसे कहती हैं और ये चुंबकीय भांति कैसे व्यवहार करती है। क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को निर्धारित कैसे किया जाता है, ये आपको पूरा बताना है। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला भी आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कल पेपर में ज़रूर मिलेगा। ऐसा आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, जो खंड का है वो पूरा हो चुका है। तो अब हम आते हैं खंड खा की तरफ। तो खंड खा में आता है केमिस्ट्री का, जो आता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है Zn + CuSO4, ये एक समीकरण दे रखी है आपके सामने, देखिए ये Zn + CuSO4 यानी कि साइन एफ एरो ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि आपको बतानी है किस प्रकार की। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन है, विस्थापन या वियोजन अभिक्रिया है। तो इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो देखिए आप ये देख सकते हैं Zn पहले अलग था और CO जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ZnSO4 हो गया है और CO निकल गया है, तो यानी ये विस्थापित हो चुका है। ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ अलग हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये सीधे विस्थापन अभिक्रिया ही है। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है ये दूसरा वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये दूसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn ने CO को यहाँ से विस्थापित कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो खा MCQ है,
जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्रेंज चूड़ या पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पीओपी की फुल फॉर्म बताइए। जो पीओपी है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपको बिल्कुल तैयार रखना है कि पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और मैं आपको ये चॉइस देता हूँ, यानी कि एक ट्रिक यानी वो बताता हूँ कि आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इंग्लिश में भी लिख देना ताकि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जल की कठोरता को हटाने के इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्रेंज चूड़ या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धावन सोडा, सॉरी ये हो जाएगा धावन सोडा। तो आपका ये धावन इसका यानी जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ना कि ब्रेंज चूर्ण, बेकिंग सोडा या और ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इनमें से ये वाला आंसर राइट हो जाएगा धावन सोडा का। तो यहाँ पे हम आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है, तो यानी कि OH इनमें से किस में OH है, ब्यूटेन में या ब्यूटेनॉल में, ब्यूटेनॉल में या ब्यूटेनोइक एसिड में या ब्यूटेनल में। तो इनमें से आपको बताना है कि किस में है, और वो हम आगे आ गए कि इनमें से किस में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब आपको बता दें जो जहाँ OH जुड़ा होता है वो वहाँ एंड में ऑल होता है, यानी कि OL होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑल जुड़ा हुआ है, देखिए ब्यूटेन इसमें भी है, ब्यूटेन इसमें भी है, ब्यूटेन इसमें भी है, लेकिन जो ऑल समूह है तो वो वाला समूह सिर्फ इस वाले ग्रुप में देखिए ये आखिर में यानी ऑल जुड़ा हुआ है। तो इसका यानी इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला दूसरा वाला आंसर हो जाएगा राइट। तो यानी OH क्रियात्मक समूह ब्यूटेनॉल में हैगा। तो यहाँ पे जब आते हैं तो छठा क्वेश्चन का पहला जो है का 2 नंबर का आया है ये, इसमें है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय, यानी किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण देकर भी समझाना है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जहाँ उपचयन अपचयन दोनों होती हैं वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस तरीके से आपको बता देना है। बेकिंग सोडा के बनाने की विधि और इसका उपयोग बता देना है, यानी बेकिंग सोडा के बनाने की विधि क्या होती है और इसके किस चीज़ में उपयोग किया जाता है ये भी आपको बताना है। यहाँ पे आते हैं आवर्त सारणी का नियम लिखिए, यानी आवर्त सारणी का नियम क्या, यानी आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये आपको बताना है। और नियम क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है ये भी आपको बता देना है। और यहाँ पे आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये IUPAC आता है, ये हर बार आता है, ये 2 नंबर का है आपका। और ये IUPAC में 2 नंबर जाने नहीं देने हैं, बिल्कुल सटीक नंबर मिलती हैं इसमें IUPAC का। तो आपको ये दोनों जरूर तैयार करने हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो पहला वाला है तो पहले वाले का देखिए, ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि गिनती इधर से शुरू होती है 1 2 3 4। अब देखिए 5 अगर हम ऊपर जाएं नीचे जाएं या आगे जाएं तीनों तरफ बराबर ही है, तो 5 हम इधर चले जाते हैं, ऊपर चले जाएं, किधर भी चले जाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि हम 5 तो ये 4 और बढ़ चुके हैं, यानी कि अब हमें इतना पता चल गया कि इसमें 5 कार्बन हैं। तो और ये वाले जो समूह हैं इन्हें मैं अलग उससे दिखा देता हूँ, अलग कलर से, जो बाहर रह गए हैं, सॉरी ये वाले जो समूह हैं, ये वाले जो ये हैं ये बाहर हैं, ये इन्हें अलग रहने देना है। तो अब हम आगे जब आते हैं तो ये 5 हैं, तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये पेंटेन हो गया है। लेकिन अब पेंटेन इन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर पे ही देखिए, ये वाले जो ये हैं ये 4 नंबर पे आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों 4 नंबर पे हैं। तो इनमें से हमें यानी 4 नंबर पे हमें लिखना है, तो 4 लिखा जाएगा और फिर डाई हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 4 हो जाएगा ये, और ये डाई हो जाएगा, और ये 4 डाई ऑफ यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि ये मिथाइल होते हैं तो यहाँ पे ये मिथाइल भी हो जाएगा। तो 4 डाई मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 डाई मिथाइल। और उसके बाद में ये 5 हैं तो ये बताया था, तो ये पेंटेन हो जाएगा। और ये COOH है तो ये ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पे आखिर में नाम लग जाएगा ओइक एसिड, यानी कि 4 डाई मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। और यहाँ पे ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला है, तो इसमें जो Cl है ये बाहर निकला हुआ है, तो इसको लिखा जाता है क्लोरो। तो क्लोरो कौन सी पे, ये देखिए, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो। और ये 2 3 और ये 4, ये 4 हैं, तो 4 का मतलब क्या हो गया, ये हो गए ब्यूट हो गए, तो OH आ रहा है इसमें ग्रुप, तो यानी ऑल हो गया, तो ब्यूटेनॉल हो गया। और 2 पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है,
इस संक्षारण किसे कहते हैं? वस्तुओं के संक्षारण को रोकने की 2 विधियाँ लिखी है। इस संक्षारण किसे कहते हैं और वस्तुओं के संक्षारण को रोकने की विधियाँ भी लिखनी है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी आपको सभी के सभी जरूर तैयार कर लेने हैं। और ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है, इसको आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। और जब नीचे आते हैं हम, तो ये 8वां क्वेश्चन है। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इन पर टिप्पणी देनी है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे आगे आते हैं तो साबुन की सफाई प्रक्रिया और समजातीय श्रेणी और कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है। तो 3 2 5 2 7 नंबर का ये आपका हो चुका है। तो आपको ये तीनों जो टिप्पणियाँ जिन पे देनी है, यानी परिभाषाएं, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी है। ये 7 नंबर का हो जाएगा आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। और अथवा में आती है नीचे, तो अथवा में रासायनिक समीकरण देना है इनका, यानी कि इनकी अभिक्रिया बतानी है हमें, क्या अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो पहला होता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तब क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। सारी की सारी 1 नंबर की हैं। तो यहाँ पे अगला आता है, एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी गर्म करने पर क्या होता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या बनता है, मैथेन में वायु में जलाने पर क्या बनता है, यानी कि दहन करने पर क्या बनता है। और एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या होता है। तो इसमें ये बताना है। और नीचे वाले जो आता है, इसमें समीकरण देनी है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, तो क्या होता है। और यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है ये आता है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो क्रिया करता है, तो क्या होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, तो क्या होता है। और अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है। तो इसमें ये यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि केमिस्ट्री में कितना है, और फिजिक्स में भी समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी है, ये सब बोर्ड के द्वारा ही दिया गया है मॉडल पेपर, इसको आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। इसमें से करीब 98% पेपर में फंसेगा और इसे आपको आज ही तैयार कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी बोर्ड के जो पेपर दिए जाएंगे वो भी सारे के सारे पेपर लाता रहूँगा और इंपॉर्टेंट भी चीज़ें बताता रहूँगा आपको मैं। तो यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे यहाँ पे खंडगा आ जाता है। खंडगा में आता है बायोलॉजी में। तो बायो में इनमें से आता है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन का भाग नहीं है। तो इनमें से आपको, यानी 1 नंबर का ये अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनियाँ या डिम्ब वाहिनियाँ। तो इसका जो आपका जो आंसर आता है, तो इसका जो आंसर है वो है शुक्रवाहिनी। तो यानी शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो और नीचे आते हैं हम, तो इसमें जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो इनमें से ना तो ये पवन ऊर्जा है, ना ही सौर ऊर्जा है, और ना ही विद्युत ऊर्जा है। इसका जो आंसर है वो है कोयला। कोयला या फिर क्या कहते हैं, आ सकता है पेट्रोलियम। तो इनमें से ये वाला आपका जो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो 3 है, ये वाला बिल्कुल राइट है। तो हम और नीचे बढ़ते हैं, तो इसमें कहते हैं पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, यांत्रिक, रासायनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यहाँ पे घुमा दे देते हैं कि इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो यहाँ पे अधिकतर व्यक्ति ये वाला आंसर लगाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य का मतलब है कि पवन चक्कियों का उपयोग यांत्रिक कार्य में किया जाता है, जैसे कि हाँ, उसे जो वायु से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और पवन चक्की में क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा के एक तरीके से पंप टाइप का ही बना लिया जाता है। तो यांत्रिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ना कि रासायनिक, ना ही दोनों में, ना ही इनमें से कोई नहीं है। इसके जो आंसर हो गए यांत्रिक कार्य में। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होती हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव नवीकरणीय, अजैव नवीकरणीय, जैव उच्चकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जैव नवीकरणीय। तो यहाँ पे 10वें का जो पहला क्वेश्चन, ये 10वें का पहला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आया है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके उप उत्पाद भी, यानी उप उत्पाद क्या हैं, तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो दूसरा आता है चित्र आता है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी पुष्प के बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। और जैविक यानी जैव नवीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। ये सबके सब 2 नंबर के, यानी ये 6 नंबर का मतलब हो गया, यहाँ पे 1% आपकी बन गई। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, इनको बिल्कुल तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना है। और ये वाले तो बहुत ही सिंपल
टाइप के क्वेश्चन है तो इनको आपको तैयार भी कर लेना है। तो और नीचे आते हैं तो अब हम आते हैं, ये आ चुके हैं हम 11 में, यानी 11वें क्वेश्चन पे 5वां पेज पे है ये। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आता है कायिक प्रवर्त क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको तैयार जरूर कर लेना है। और अगर अथवा में है तो अथवा वाला भी आपको जरूर तैयार करना है। तो इसमें आता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र और उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना और उसका जो है पूरा संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये वाला आपको पूरा तरह तैयार कर लेना है। तो उसके बाद हम जब नीचे चलते हैं तो नीचे जो खा क्वेश्चन आता है ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बताइए। तो ये वाला 2 नंबर, यानी कि ये वाला जो है ये 2 नंबर का है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है। तो कुल मिला के आपके 4 नंबर हो गए। और अगर अथवा वाला आप करना चाहते हैं तो ये कहता है जीवाश्म क्या है, वे जैविक विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाती हैं। तो ये आपको ये बताना है, यानी ये जो शुरू का जो कॉलम है ये हो गया 2 नंबर का, और ये बाद का जो कॉलम है ये भी हो गया 2 नंबर का। तो कुल मिला के 4 नंबर का हो गया। तो इसके बाद आते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये 7 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। बायोलॉजी में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलती हैं। तो यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन का बायोलॉजी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाले पाचन की क्रिया का वर्णन करना है। यानी मानव पाचन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है और इसमें अमाशय की क्रियाविधि को भी दर्शाना है और क्षुद्रांत में होने वाले पाचन की क्रियाविधि को भी दर्शाना है। और यहाँ पे अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो पादपों में परिवहन, यानी पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है वो दर्शाना है। और ये पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण का मतलब है परिवहन को भी दर्शाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो मॉडल पेपर ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो आपको इसको पूरी तरह तैयार कर लेना है। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड कर लेना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।